नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम स्टीफन किंग के कालजाई उपन्यास इट के कुछ चुनिंदा बहुत ही असरदार हिस्सों पर गौर करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अंश हमें डेरी शहर की रूह में झांकने का मतलब एक मौका देते हैं, उसके स्याह रहस्यों और वहाँ रहने वालों की जिंदगियों पर जो उसकी छाया पड़ी है उसे समझने का। बिल्कुल, और हमारे पास उपन्यास के वो हिस्से हैं जो किरदारों के निजी डर दिखाते हैं, उनके रिश्तों की गहराई, डेरी शहर का वो अजीब सा बोझिल माहौल, हाँ, और बेशक वो खौफनाक घटनाएं जिनका जिक्र है, जिनसे पाठक आज भी सिहर उठते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन पन्नों में छिपी खास बातों को निकालना, उन यादगार तफसीलों को कुरेदना जो जहन में बस जाती हैं, उन संकेतों को पहचानना जो बार बार उभरते हैं, हाँ, और उस गहरे मतलब स्थायी डर और रहस्य की तह तक पहुंचना जो किंग ने बुना है। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। जरूर। शायद डेरी के उसी अजीब एहसास से शुरू करें जिसके बारे में एक किरदार डॉन हैगेटी कहता है कि वहां हमेशा 13 बजे जैसा लगता है। ये 13 बजे वाली बात क्या है? अजीब है ना? हाँ, ये 13 बजे वाली बात कमाल की है। ये सिर्फ एक वक्त नहीं बता रहा, बल्कि एक एहसास दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। ये डेरी के माहौल का निचोड़ है एक तरह से। माइक हैनलिन भी तो यही कहता है अपने नोट्स में कि डेरी में चीजें कभी ठीक नहीं थी। कभी नहीं। और ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। इतिहासकार एल्विन बोडिंगर और रॉबिन आइव्स जैसे लोग भी वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। ये एहसास कि शहर की बुनियाद में ही कुछ खोट है। हाँ, और इतिहासकारों का इस बात पर सहमत होना इसे और वजन देता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का डर नहीं रहता, फिर ये शहर की हकीकत बन जाता है। सही कहा। माइक को एल्बर्ट कार्सन की वो सीधी चेतावनी भी तो याद आती है ना? कौन सी? यहाँ डेयरी में ऐसी चीजें हैं जो काटती हैं। ओहो हाँ, बिल्कुल। ये कोई मुहावरा नहीं लगता, सही में एक सच्ची धमकी जैसा है। हाँ, बिल्कुल सच्ची धमकी। और अंशों में उस चक्र, उस साइकिल का जिक्र बार बार आता है। हर 26-27 साल वाला। हाँ, वही। हर 26 से 27 साल में डेरी में भयानक हिंसा और त्रासदियों का एक दौर आता है। ये सोचना ही डरावना है कि शायद इतिहासकार बडिंगर की आत्महत्या का राज यही था। कि वो समझ गया था। हाँ, कि वो इस भयानक पैटर्न को समझ गया था और उसके साथ जी नहीं पाया। शहर का इतिहास देखो ना आप। ब्रैडली गैंग का सरेआम कत्लेआम, ब्लैक स्पॉट नाइट क्लब में लगी वो भयानक आग, हाँ, ये घटनाएं शायद इन्हीं चक्रों की चरम सीमा थी, या शायद उनकी शुरुआत का संकेत, कौन जाने। और सबसे अजीब बात यह है कि शहर के लोग कैसे इन भयानक घटनाओं पर पर्दा डाल देते हैं। हाँ, जैसे सामूहिक भूलने की बीमारी हो। वो इन त्रासदियों को याद तो रखते हैं, पर उनकी भयावहता को कम करके या उन्हें नजरअंदाज करके। बिल्कुल। ये सामूहिक इनकार, ये कलेक्टिव डिनायल ही तो इट को, उस बुराई को पनपने का मौका देता है। सही कहा। और शहर की ये अंदरूनी सड़न सिर्फ महसूस नहीं होती, दिखती भी है। हाँ, दिखती है। गिरता हुआ शहर का केंद्र जो कभी गुलजार रहा होगा अब वीरान लगता है। वो पुराना स्टैंड पाइप जो ढह गया, जैसे शहर का कोई अहम हिस्सा टूट गया हो। हाँ, जैसे कोई प्रतीक छूट गया हो। बैरन्स का वो जंगली इलाका जो बच्चों के लिए पनाहगाह है, पर है तो शहर का ही एक उपेक्षित वीरान कोना। और वो गंध, उफ, हाँ, जिसका जिक्र बार बार आता है, तहखाने की सीलन भरी गंध, सड़न की गंध, जैसे कुछ मरा हुआ शहर की सांसों में घुल गया हो। ये भी दिलचस्प है कि शहर का नाम आयरलैंड के डेरी काउंटी से आया है, जिसका अपना एक लंबा और अक्सर रक्त रंजित इतिहास रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या किंग हमें शहर की जड़ों में ही हिंसा और दुख के बीज दिखा रहे हैं? हो सकता है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि ऊपरी तौर पर डेरी खूबसूरत लगता है, पेड़ों वाली शांत सड़कें, घर। हाँ, बिल्कुल टिपिकल अमेरिकन टाउन जैसा। लेकिन अंदर एक गहरा डर और नफरत पल रही है। हाँ, वो बहुत भयानक है। वो भद्दी हिंसक गालियां, शो मी योर कॉक क्वियर एंड आई विल कट इट ऑफ यू, स्टिक नेल्स इन आईज ऑफ ऑल फैगट्स फॉर गॉड। मतलब समलैंगिकों के प्रति इतनी भद्दी और जानलेवा धमकी, वो भी भगवान के नाम पर। सोचकर ही घिन आती है। ये सिर्फ कुछ लड़कों की शरारत नहीं लगती, ये शहर के अवचेतन में दबी हुई गहरी नफरत और पागलपन का सबूत है। जैसा डॉन हैगेटी कहता है, डीप डाउन क्रेजीज। ये शब्द डेरी की सच्चाई बयान करते हैं। शहर का माहौल तो एक परत है, पर असली खौफ तो उस चीज से है जिसे इट कहा गया है। और शायद सबसे दर्दनाक और भयानक शुरुआती सामना जॉर्ज डेनब्रो का होता है। हाँ, बेचारा जॉर्ज। वो तहखाने का डर जो लगभग हर बच्चे ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, उसे किंग असलियत में बदल देते हैं।
और फिर बारिश में कागज की नाव का पीछा करते हुए उस तूफानी नाली में उस क्लाउन से सामना। वो क्लाउन, पेनीवाइज, उसका वो दोस्ताना बर्ताव, शुरू में बच्चों को लुभाने का तरीका, और फिर अचानक वो भयानक मुस्कान और वो शब्द जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। वे तैरते हैं, सब तैरते हैं। और जब तुम यहाँ नीचे आ जाओगे तुम भी तैरोगे। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वायदा है, मौत का वायदा। और जॉर्ज की मौत का वर्णन, उसका हाथ कंधे से उखाड़ लिया जाना। उफ, ये बच्चों की कहानियों वाला डर नहीं है, ये क्रूर ग्राफिक हिंसा है। और ये क्लाउन सिर्फ जॉर्ज के लिए नहीं था, जैसा आपने पहले कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बार बार लौटता है, खासकर उन घटनाओं के आसपास जो डेरी के चक्र से जुड़ी लगती हैं। एड्रियन मेलन की हत्या वाले हिस्से में क्रिस अनविन गवाही देता है कि उसने हमलावरों के साथ एक क्लाउन को देखा था, लेकिन पुलिस उसे वन आर्म्ड मैन सिंड्रोम कहकर खारिज कर देती है। हाँ, वन आर्म्ड मैन सिंड्रोम मतलब टाल देना। हाँ, ये पुलिस का एक तरीका है उन गवाहियों को नजरअंदाज करने का जहां आरोपी किसी अनजान तीसरे शख्स पर इल्जाम डालता है, जैसे टीवी शो द फ्यूजिटिव में हुआ था। ये दिखाता है कि अथॉरिटीज किसी भी ऐसी चीज को मानने को तैयार नहीं जो उनकी समझ से बाहर हो। हाँ, जो उनके बने बनाए ढांचे में फिट न हो। बिल्कुल। इसी तरह हेरोल्ड गार्डनर भी पुलिस ऑफिसर बॉटलियर को बताता है कि एक गवाह ने क्लाउन देखा था, लेकिन उसे भी अनसुना कर दिया जाता है। ये पैटर्न है अनदेखी, इनकार। और गुब्बारे। हाँ, वो रंग बिरंगे गुब्बारे जो खुशी का प्रतीक होने चाहिए, यहाँ मौत और डर के साथ जुड़ जाते हैं, अक्सर क्लाउन के आने का संकेत देते हुए। बिल्कुल। और इट का रूप सिर्फ क्लाउन तक ही सीमित नहीं है, ये तो गिरगिट की तरह है, हर किसी के सबसे गहरे डर का रूप धर लेता है। सही कहा, बहुरूपिया है। बेन हैंसकॉम को याद है कैसे जमी हुई नहर पर चलते हुए उसे अचानक एक मम्मी दिखाई दी थी जिसके गले में गुब्बारे बंधे थे। नहर पर मम्मी, सोचो जरा। और फिर वही लाइब्रेरी जो उसके लिए किताबों की दुनिया में भागने की जगह थी, वहीं उसे फिर से क्लाउन दिखता है जिसके गुब्बारे हवा के बहाव के खिलाफ तैर रहे होते हैं। हाँ, ये भौतिक नियमों का उल्लंघन जो डर को और बढ़ाता है। और लाइब्रेरी का पोस्टर बदल जाता है, ये वास्तविकता का ताना बाना टूटने जैसा है। एडी कास्बरग का अनुभव भी कम खौफनाक नहीं। 29 नेपोलिटीट स्ट्रीट पर वो खंडर हो चुका घर, उसके नीचे अंधेरे बरामदे में उसे एक कोढ़ी दिखता है। लेपर, हाँ, कोढ़ अपने आप में एक क्षय और बीमारी का भयानक प्रतीक है। और ये एडी के स्वास्थ्य और सफाई को लेकर जो उसका जुनून था, उस पर सीधा हमला है। हाँ, उसके सबसे बड़े डर पर। वो कोढ़ी पहले तो दया का पात्र लगता है, पर फिर वो भयानक रूप से बदलता है, क्लाउन के बटन वाले कपड़ों में नजर आता है और एडी को भद्दी अश्लील बातें कहता है। वो घर उनके लिए डर का स्थायी अड्डा बन जाता है। बिल डेनब्रो के लिए डर उसके भाई जॉर्ज की मौत से जुड़े अपराध बोध और दुख से उपजता है। जब वो पुराना फोटो एल्बम देख रहा होता है, हाँ, वो सीन, तो जॉर्ज की तस्वीर जिंदा हो उठती है, जॉर्ज की आंखें हिलती हैं, वो बिल को एल्बम के अंदर खींचने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक याद नहीं, ये याद का हथियार बन जाना है। इट उसके सबसे गहरे जख्म को कुरेद रहा है। बिल्कुल। और स्टे नोरिस, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा तार्किक और व्यवस्थित है, उसका सामना तर्क की सीमाओं से होता है। स्टैंड पाइपर, जहां कभी बच्चे डूबे थे, उसे उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, वही भयानक जुमला दोहराते हुए, हम तैरते हैं, यहाँ नीचे सब मस्खरी करते हैं। और उसका बचाव का तरीका, वो घबराहट में पक्षियों के नाम रटने लगता है, जैसे कोई मंत्र हो। ये उसकी कोशिश है कि वो ज्ञात और वर्गीकृत दुनिया में रहकर उस अज्ञात डर को दूर रख सके। माइक हैनलन, जो शहर के इतिहास को संजो रहा है, उसका सामना किचनर आयरन वर्क्स के खंडहरों में होता है। एक विशालकाय पक्षी, शायद रॉडन जैसा, हाँ, जिसके पंजे सरीसृप जैसे हैं और जिसके पंख इतनी तेज हवा फेंकते हैं कि माइक लगभग उड़ ही जाता है। ये उसके बचपन की घटना से जुड़ा है जब एक कौवे ने उस पर हमला किया था। इट फिर से व्यक्तिगत डर को चुन रहा है। और वो खंडहर खुद डेरी के पतन का प्रतीक है। बिल्कुल। और रिची टोजियर, जो हमेशा अपनी आवाजों और मजाक से ध्यान खींचने की कोशिश करता है, उसका सामना भी अजीब है। शहर के केंद्र में खड़ी पॉल बनियन की विशाल मूर्ति, हाँ, जो हमेशा से वहीं थी, अचानक हिलने लगती है और उस पर हमला करने के लिए नीचे उतरती है। ये रोजमर्रा की दुनिया का एक परिचित लैंडमार्क का भयानक रूप से विकृत हो जाना है। ये दिखाता है कि डेरी में कुछ भी सुरक्षित या स्थिर नहीं है। और शायद सबसे परेशान करने वाले अनुभवों में से एक बेवली मार्श का है। पहले मिसेस कॉश के घर में, हाँ, मिसेस कॉश, जो एक बूढ़ी अकेली औरत लगती है, पर फिर एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसकी त्वचा फलों की तरह सड़ रही है।
उसके घर के बाथरूम का नल खून और मवाद उगलने लगता है और नाली से आवाज आती है, वे तैरते हैं। ये घर की मतलब प्राइवेट स्पेस की इंटीमेसी का घिनौना उल्लंघन है। और इससे भी बुरा तब होता है जब उसे लगता है कि उसके अपने पिता एल्विन मार्श पर इट का असर है। वो शख्स जो उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, वही डर का स्रोत बन जाता है। उफ, इन सभी मुलाकातों से इट के स्वभाव की कुछ बातें साफ होती हैं। ये एक बहुरूपिया है जो अपने शिकार के सबसे गहरे व्यक्तिगत डर को समझता है और उसी का रूप धर लेता है। क्लाउन बच्चों के लिए एक आम डर है, मम्मी पुराने जमाने का डर, कोढ़ी बीमारी का डर वगैरह। हाँ, हर किसी के लिए अलग। ये शायद लोगों पर कब्जा भी कर सकता है, जैसा बेवेली के पिता के साथ लगता है। इसका तकिया कलाम, वे तैरते हैं, और नालियों सीवरों से इसका जुड़ाव लगातार बना रहता है। ये अंधेरी छिपी हुई जगहों में रहता है। अंडरग्राउंड। हाँ, बेन का वो विचार कि राक्षसों को रोकने के लिए चांदी की जरूरत होती है, ये लोक कथाओं से जुड़ा है। शायद ये किंग का इशारा है कि ये बुराई प्राचीन है। और फिर डेडलाइट्स का जिक्र आता है, वो नारंगी घूमती हुई रोशनी जो इट का असली रूप है, जिसे देखना ही पागलपन या मौत ला सकता है। ये समझ से परे कॉस्मिक हॉरर का तत्व है। इतने भयानक डरों और अकेलेपन के बीच दोस्ती एक ढाल बनकर उभरती है। लूजर्स क्लब का बनना। हाँ, लूजर्स क्लब। ये कोई प्लान करके बनाया गया क्लब नहीं था। हेनरी बॉवर्स और उसके वैशी गैंग से बचने की कोशिश में बिल, एडी और बेन पहली बार एक साथ आते हैं। हाँ, बस हालात उन्हें साथ ले आते हैं। और फिर बैरन्स में उनका वो बांध बनाना शुरू करना। हाँ। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनके लिए उस शहर के खिलाफ एक रचनात्मक विद्रोह जैसा था, जो टूट रहा था, सड़ रहा था। वो बांध बनाना एक प्रतीक था, नियंत्रण पाने का, कुछ बनाने का। फिर रिची और स्टेन भी उनसे जुड़ जाते हैं। उनका रिश्ता साझा खतरों और एक दूसरे के लिए पनपी गहरी परवाह पर टिका था। बैरन्स। हाँ, बैरन्स, वो जंगली उपेक्षित इलाका, उनके लिए डेयरी के खतरों से बचने की एक पनाहगाह, एक आज़ाद जगह बन गया। और हर लूजर अपने साथ अपना बोझ लेकर आता है, अपने जख्म, बिल का अपराध बोध, जॉर्ज को लेकर, जो उसे लीडर बनने की ताकत भी देता है शायद। हाँ, शायद। एडी की माँ जो प्यार के नाम पर उसे काबू में रखती है, और उसका सौतेला पिता रिचर्ड मैकलिन, जिसने न सिर्फ उसके भाई डॉर्सी को मारा बल्कि एडी का हाथ भी तोड़ा था। और फिर वो कड़वा सच कि उसकी अस्थमा की दवा सिर्फ पानी थी, प्लेसीबो। हाँ, वो खुलासा तो उसकी पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। बेन का मोटापा और अकेलापन, जो उसे किताबों और बेवरली के लिए लिखे गए खामोश प्यार, वो हाइकू कविता, उसमें सुकून ढूंढने पर मजबूर करता है। बेवरली का खुद का हिंसक पिता एल्विन मार्श, और गरीबी में बीता बचपन जिसने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। स्टेन का अंदरूनी संघर्ष, वो तार्किक रहना चाहता है पर डर उसे जकड़ लेता है, और उसके यहूदी होने का पहलू जो शायद उसे और अलग थलग महसूस कराता होगा। हाँ, जैसा पेट्रिशिया उरिस सोचती है और शहर की नफरत भरी ग्राफिटी में भी झलकता है। माइक हैनलिन को नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। हेनरी बावर्स का उसके प्यारे कुत्ते मिस्टर चिप्स को जहर देना एक बेहद क्रूर हरकत थी। बहुत क्रूर। और ब्लैक स्पॉट की आग का इतिहास उसके परिवार से सीधे जुड़ा है, जो उसे शहर के अतीत से एक दर्दनाक रिश्ता देता है। हाँ, रिची जो हमेशा ध्यान खींचने के लिए अपनी आवाजें बदलता रहता है, शायद अंदर से अपने माता पिता की नामंजूरी से डरता है, जैसे रॉक एंड रोल को लेकर उनका रवैया। ये सब उनके निजी राक्षस थे, जिनसे वे इट का सामना करने से पहले ही जूझ रहे थे। बिल्कुल। और फिर आता है हेनरी बावर्स और उसके गैंग के साथ वो टकराव, बैरन्स में पत्थरों की लड़ाई, द रॉक फाइट। हाँ, वो सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं थी, वो अस्तित्व की लड़ाई थी। उसी लड़ाई ने उन्हें सचमुच एक टीम बनाया, द लूजर्स। उन्होंने महसूस किया कि अकेले वो कमजोर हैं, पर साथ मिलकर वो बावर्स गैंग का सामना कर सकते हैं। और यहाँ भी हिंसा का चक्र दिखता है। हेनरी का अपना पिता बुच बावर्स भी हिंसक और डरावना था। हाँ, वो भी। ये नफरत और क्रूरता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती दिखती है। उस लड़ाई के बाद ही शायद वो उस वादे तक पहुंचते हैं। वो कसम खाते हैं कि अगर इट मरा नहीं, अगर ये बुराई वापस लौटी, तो वे भी डेयरी वापस लौटेंगे, चाहे कहीं भी हों। ये उनके बंधन की गहराई दिखाता है। हाँ, और उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास होता है। जैसा बिल सोचता है, वो 7 लोग मिलकर सिर्फ 7 नहीं रहते, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन जाते हैं। बिल उनका अनकहा लीडर बन जाता है, शायद अपने दुख और जिम्मेदारी के एहसास की वजह से। लेकिन जब वे 27 साल बाद वयस्क होकर लौटते हैं, तो उनकी याददाश्त, हाँ, वो धुंधली हो चुकी होती है। डेयरी छोड़ते ही शहर की यादें, खासकर इट से जुड़ी यादें मिटने लगती हैं।
वापसी पर यादें टुकड़ों में और अक्सर भयानक फ्लैशबैक के रूप में लौटती हैं। वापसी का शारीरिक और मानसिक असर भी दिखता है। बिल के हाथ पर वो पुराना निशान फिर से उभर आता है। हाँ, सब पर एक गहरा तनाव हावी हो जाता है। और ये तथ्य कि उनमें से किसी के भी बच्चे नहीं हैं, ये उन्हें एक तरह से बंजर या बैरन बनाता है। जो बैरन्स नाम की जगह से अजीब तरह से जुड़ता है। बिल्कुल। क्या डेरी या ईट का असर इतना गहरा था कि वो उनकी जिंदगी के इस पहलू को भी प्रभावित कर गया? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, और उनकी पुरानी आदतें जैसे बिल का एडी को छेड़ना या रिची का मजाक, और फिर किसी का कहना बिप बीप रिची। हाँ, ये छोटी छोटी बातें उनके सालों पुराने गहरे रिश्ते की गवाही देती हैं, जो वक्त और दूरी के बावजूद कायम है। सही। इन अंशों में कुछ खास चीजें और संकेत बार बार उभर कर आते हैं, जैसे किसी बुरे सपने में। कछुआ एक रहस्यमयी प्रतीक है। हाँ, कछुआ। जॉर्ज उसे बचपन में मोम के डिब्बे पर देखता है और वयस्क स्टेन अपनी पत्नी से कहता है, कछुआ हमारी मदद नहीं कर सका। इसका क्या मतलब हो सकता है? कछुआ शायद किंग के बड़े मिथोस का हिस्सा है, एक प्राचीन सकारात्मक शक्ति का प्रतीक जो शायद इट का विरोधी है। लेकिन स्टेन का ये कहना कि वो मदद नहीं कर सका, ये कहानी में एक निराशा का भाव लाता है। शायद अच्छाई हमेशा बुराई पर आसानी से जीत हासिल नहीं करती। या शायद लूजर्स को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। हाँ, ये भी हो सकता है। और चांदी, बेन के वो चांदी के डॉलर जो उसने अपनी गुल्लक तोड़कर खरीदे थे, और उसका ये विश्वास कि चांदी से राक्षसों को मारा जा सकता है। हाँ, चांदी का इस्तेमाल मॉन्स्टर हंटिंग की कहानियों में आम है, वेयरवुल्फ वगैरह के खिलाफ। यहाँ इसका इस्तेमाल शायद बचपन के विश्वास की ताकत को दिखाता है। क्या वो चांदी के स्लग वाकई इट को चोट पहुंचा सकते हैं? या ये बच्चों का अपने डर पर काबू पाने का एक तरीका है, एक प्रतीक है। चांदी पवित्रता और मूल्य का भी प्रतीक है, जो इट की गंदगी और बुराई के विपरीत है। गुब्बारे तो जैसे पेनीवाइज का सिग्नेचर बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। वो लाल गुब्बारा अक्सर उसके आने से पहले या उसके साथ दिखाई देता है, और बेवरली का पीछा करने वाला वो अकेला गुब्बारा डरावना। गुब्बारे आमतौर पर खुशी और उत्सव से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ किंग उन्हें डर और अशुभ संकेत में बदल देते हैं। ये मासूमियत का विकृत रूप है, जो इट के धोखेबाज स्वभाव को दर्शाता है। और कुछ जगहें हैं जो किरदारों के जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। तूफानी नाली, जहाँ जॉर्ज की मौत हुई, और पूरा सीवर सिस्टम जो इट का अड्डा लगता है। लाइब्रेरी, बेन के लिए ज्ञान और पनाह की जगह, पर वहीं इट से सामना भी होता है, और माइक बाद में वही लाइब्रेरियन बनता है। हाँ, कितना विरोधाभास है। स्टैंड पाइप, त्रासदी की जगह, जहां स्टेन को डर का अनुभव होता है, और बेशक बैरन्स, उनकी आज़ादी और दोस्ती का मैदान, पर वहीं उनकी सबसे बड़ी लड़ाई भी होती है। बिल्कुल, ये जगहें सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, ये कहानी का हिस्सा है। ये यादों को ट्रिगर करती हैं, डर को जगाती हैं, और किरदारों के लिए भावनात्मक वजन रखती हैं। हाँ, लाइब्रेरी का दोहरा चरित्र सुरक्षित भी और खतरनाक भी शायद ज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है, जो रोशनी भी दे सकता है और अंधेरे रहस्यों को भी खोल सकता है। सीवर सिस्टम इट के अवचेतन छिपे हुए स्वभाव का भौतिक रूप है। बैरन्स उनकी मासूमियत और उनके साहस दोनों का प्रतीक है। ये सब मिलकर डेरी को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि कहानी का एक जीता जागता खतरनाक किरदार बना देते हैं। तो हमने डेरी शहर के उस अंधेरे को महसूस किया, जो सिर्फ गलियों और इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और इतिहास में बसा है। हमने इट के कई डरावने चेहरों को देखा, जो हर किसी के निजी डर का आईना है। बिल्कुल। और हमने बचपन के उन गहरे जख्मों और दोस्ती की उस अटूट ताकत को समझा, जो इन लूजर्स को एक साथ लाती है और उन्हें लड़ने का हौसला देती है। और हमने डेरी में घटनाओं के उस भयानक चक्र को भी देखा, जो हर 27 साल में लौटता है, जैसे शहर को अपनी ही हिंसा की लत हो। हाँ, वो चक्र। और ये भी कि कैसे याददाश्त एक छलावा बन सकती है, खासकर जब लूजर्स वयस्क होकर लौटते हैं। कैसे सच टुकड़ों में डरावने तरीकों से सामने आता है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये ट्रॉमा, मेमोरी और दोस्ती पर एक गहरा चिंतन भी है। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने हेनरी बावर्स के हिंसक पिता बुच बावर्स का जिक्र किया। हाँ, बुच। अंशों में ये भी बताया गया है कि उसके पास एक जापानी समुराई तलवार थी, जो उसने कथित तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में एक मरते हुए जापानी सैनिक से ली थी। हाँ, वो तलवार वाली बात। वो अक्सर शराब पीते वक्त उसे अपनी गोद में रख लेता था, जैसे वो तलवार उसकी क्रूरता का प्रतीक हो। डेरी में हिंसा के इस लगातार चलने वाले चक्र और उसके अजीब दमनकारी माहौल को देखते हुए, क्या ये मुमकिन है कि शहर में पिछले डरावने दौर की
और भी ऐसी निशानियां या वस्तुएं मौजूद हों? मतलब और भी ऐसी चीजें? हाँ, लोगों के घरों में, अटारियों में या शायद कबाड़ खानों में दबी हुई ऐसी चीजें जिनमें अतीत की हिंसा या इट के असर का कोई अंश बाकी हो। और जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हों सतह पर आने के लिए और घटनाओं के अगले चक्र को प्रभावित करने के लिए। हाँ, सोचिएगा जरूर।